हेलो फ्रेंड्स। एकर्स ऑफ डायमंड्स। लेखक रसल एच कॉनवेल। अध्याय 3। 75 सेंट की कहानी। कॉनवेल के जीवन के प्रत्येक बिंदु पर कोई भी यह देखता है कि ये वह वृद्ध और युवा पर अपने अद्भुत व्यक्तिगत प्रभाव से जीतता है। हर कदम आगे बढ़ता है, हर जीत हासिल की जाती है अकेले अपने उत्साह से नहीं, बल्कि उस उत्साह से और उस उत्साह को दूसरों में डालने के कारण आती है। और जब मैंने सीखा कि यह कैसे हुआ कि वर्तमान चर्च की इमारतें शुरू हो गई, तो यह उन अद्भुत कहानियों में से एक थी जो किसी की कल्पना की तुलना में अजनबी है। और फिर भी कहानी इतनी सरल और प्यारी और दुखद और स्पष्ट थी। जब डॉक्टर कॉनवेल ने पहली बार उस छोटी मंडली का कार्यभार संभाला जो उन्हें फिलाडेल्फिया ले गई, तो वह वास्तव में अपनी संख्या और इमारत के आकार दोनों में एक छोटा चर्च था। लेकिन यह जल्दी ही उनके नेतृत्व में इतना लोकप्रिय हो गया कि चर्च की सेवाएं और रविवार स्कूल की सेवाओं में इतनी भीड़ थी कि आने वाले सभी लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी और हमेशा लोग दरवाजे से मुड़े रहते थे। एक दोपहर एक छोटी लड़की जो उत्सुकता से जाने की इच्छा रखती थी, रविवार विद्यालय के दरवाजे के वापस लौटी। फूट फूट कर रो रही थी क्योंकि उन्होंने उससे कहा था कि अब और जगह नहीं है। लेकिन एक लंबा काले बालों वाला आदमी उससे मिला और उसके आंसू देखे और रुक कर पूछा कि वह क्यों रो रही है। और उसने रोते हुए जवाब दिया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वे उसे रविवार स्कूल में नहीं जाने दे सकते थे। मैंने उसे अपने कंधे पर बिठाया, डॉक्टर कॉनवेल कहते हैं, यह बताते हुए क्योंकि कहीं और कहानी सुनने के बाद मैंने उसे खुद मुझे यह बताने के लिए कहा, क्योंकि यह सच होने के लिए लगभग बहुत अजीब लग रहा था। मैंने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और किसी उस सुंदर दृश्य का एहसास होता है जिसने छोटी लड़की को लोगों की भीड़ से गुजरने के लिए बनाया होगा। उसके आंसू सुखाए और दयालु लंबे काले आदमी के कंधे पर गर्व से सवारी की। मैंने उससे कहा कि मैं उसे अंदर ले जाऊंगा और मैंने ऐसा किया। और मैंने उससे कहा कि किसी दिन हमारे पास आने वाले सभी लोगों के लिए एक बड़ा कमरा होना चाहिए। और जब वह घर गई तो उसने अपने माता पिता से कहा, मैंने इसे बाद में सीखा कि वह बड़े चर्च और संडे स्कूल के निर्माण में मदद करने के लिए पैसे बचाने जा रही थी जो डॉक्टर कॉनवेल चाहते थे। वह एक प्यारी सी छोटी चीज़ थी, लेकिन उसके कुछ ही हफ्तों में वह अचानक बीमार हो गई और मर गई। और अंत्येष्टि के समय उसके पिता ने चुपचाप मुझे बताया कि कैसे उसकी छोटी लड़की भवन निधि के लिए पैसे बचा रही थी और वहाँ अंतिम संस्कार में उसने मुझे वह दिया जो उसने बचाई थी, सिर्फ 57 सेंट पैसे में। डॉक्टर कॉनवेल यह नहीं बताते कि उन्हें कितनी गहराई तक ले जाया गया था। आखिरकार वह अपनी भावनाओं के बारे में बहुत कम शब्दों में वाला व्यक्ति है, लेकिन उसकी आवाज़ में एक गहरी कोमलता समा गई थी। चर्च के ट्रस्टियों की एक बैठक में मैंने 57 सेंट के इस उपहार के बारे में बताया, नए चर्च के प्रस्तावित भवन निधि की और पहला उपहार जो कुछ समय के लिए अस्तित्व में था, क्योंकि उस समय तक इस मामले के बारे में बहुत मुश्किल ही बात की गई थी, क्योंकि एक नया चर्च भवन भविष्य के लिए एक संभावना मात्र था। ट्रस्टी बहुत प्रभावित लग रहे थे और यह पता चला कि वे मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक प्रभावित थे, क्योंकि कुछ ही दिनों में उनमें से एक मेरे पास आया और कहा कि उसने सोचा कि यह बहुत कुछ खरीदना एक उत्कृष्ट विचार होगा। ब्रॉड स्ट्रीट पर वह लॉट जिस पर अब इमारत खड़ी है,
डॉक्टर कॉनवेल की यह विशेषता थी कि उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या समझेगा, कि यह उनकी अपनी प्रेरणा थी जो ट्रस्टियों में डाली गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से एक की ओर से एक त्वरित और निश्चित कदम था। मैंने संपत्ति के मालिक के साथ इस मामले पर बात की और उसे फंड की शुरुआत के बारे में बताया। छोटी लड़की की कहानी। वह आदमी हमारे चर्च में से एक नहीं था, ना ही वास्तव में वह एक चर्च जाने वाला था, लेकिन उसने 57 सेंट की कहानी को ध्यान से सुना और बस इतना कहा कि वह आगे बढ़ने और हमें $10,000 में बेचने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और इसकी अप्रत्याशितता ने मुझे पहला भुगतान लेते हुए गहराई से छुआ, फिर 57 सेंट और पूरी शेष राशि को 5% पर खड़ा होने देना, गिरवी रखना। और मुझे ऐसा लगा कि इस अप्रत्याशित रूप से उदार प्रस्ताव को स्वीकार करना सही होगा, और मैंने इस आधार पर ट्रस्टियों और कुछ अन्य सदस्यों के साथ पूरे मामले को देखा, और सभी लोग जल्द ही एक होने की बात कर रहे थे, नया चर्च। लेकिन यह उस तरह से नहीं किया गया था। आखिरकार भले ही उस तरह से ठीक होता, फिर भी एक और बेहतर होना था। उस व्यक्ति के साथ मेरी बातचीत के कुछ समय बाद, जिसके पास जमीन थी और उसके आश्चर्यजनक रूप से अच्छे दिल वाले प्रस्ताव, एक शाम मेरे लिए माउंट होली चर्च के साथ एक आदान प्रदान की व्यवस्था की गई और मेरी पत्नी मेरे साथ चली गई। हम देर से वापस आए और यह ठंडा और गीला और दयनीय था, लेकिन जब हम अपने घर के पास पहुंचे तो हमने देखा कि ऊपर से नीचे तक सब कुछ रोशन था और यह स्पष्ट था कि यह लोगों से भरा हुआ था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा लगता है कि उनके पास हमारे पास बेहतर समय था, और हम अंदर गए, यह जानने के लिए उत्सुक थे कि यह सब क्या है। और यह पता चला कि हमारी अनुपस्थिति को जानबूझकर व्यवस्थित किया गया था, और यह कि चर्च के लोग हमारी वापसी पर हमसे मिलने के लिए हमारे घर पर एकत्रित हुए थे। और मैं पूरी तरह से चकित था, क्योंकि प्रवक्ता ने मुझे बताया कि पूरे $10,000 जुटाए गए थे, और चर्च के लिए जो ज़मीन मुझे चाहिए थी वह कर्ज से मुक्त थी, और सब कुछ इतनी जल्दी और सीधे उस प्यारी छोटी लड़की के 57 सेंट से आया था। क्या यह एक परी कथा की तरह नहीं लगता? लेकिन फिर यह आदमी जीवन भर परियों की कहानियों को हकीकत में बनाता रहा था। उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया, उन्होंने ट्रस्टियों को प्रेरित किया, उन्होंने ज़मीन के मालिक को प्रेरित किया, उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। महान चर्च का निर्माण, टेम्पल बैप्टिस्ट चर्च, जैसा कि इसे कहा जाता है, मंडली के लिए एक महान उपकरण था। भले ही यह डॉक्टर कॉनवेल के कार्यभार ग्रहण करने के दिन से तेजी से बढ़ रहा था, यह उस चीज़ से बहुत आगे था जो एक उत्साही की नज़र में वे संभवतः पूरा कर सकते थे, और इसके लिए भुगतान और समर्थन कर सकते थे। ना ही यह कोई आसान काम था। 1889 में मार्थ के लिए जमीन को तोड़ा गया। 1891 में इसे पूजा के लिए खोल दिया गया, और फिर इसे साफ करने के लिए धन जुटाने में वर्षों लग गए। लेकिन इसे बहुत पहले पूरी तरह से कर्ज से मुक्त कर दिया गया था, और केवल एक बड़ी सदस्यता के साथ $10,000 में से एक, क्योंकि चर्च एक अमीर पड़ोस में नहीं है, ना ही मंडली महान और अमीर से बनी है। चर्च पत्थर से बना है और इसका इंटीरियर एक महान अखाड़ा है। ताज़ी हवा और रोशनी विशेष ध्यान दिया गया है। मंद धार्मिक प्रकाश के बारे में कुछ भी नहीं है जो मध्ययुगीन चर्च के साथ जाता है। पलपिट के पीछे महान कोर्स गाना बजाने वाला के लिए सीटों के स्तर हैं, एक बड़ा अंग है। इमारत को सुनने और देखने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित किया गया है। अगर यह सख्ती से बोल रहा है तो यह अपने आप में सुंदर नहीं है, यह पुरुषों और महिलाओं की घिरी हुई पंक्तियों से भरा होने पर सुंदर है।
यह महसूस करने वाला आदमी के वह है और जो प्रतीकों के महान महत्व की सराहना करता है। डॉक्टर कॉनवेल के पास जैतून की लकड़ी का एक दिल था जो पलपिट के सामने बनाया गया था, क्योंकि लकड़ी गेट्समैन के बगीचे में एक जैतून के पेड़ से थी। चर्च की भीतरी दीवारों में एम्बर रंग की टाइलें, शीशे के नीचे उसके हजारों लोगों के नाम हैं, हर एक के लिए, युवा या बूढ़े, जिसने इमारत में मदद की, यहाँ तक कि $1 देने तक। उसका नाम वहाँ अंकित है क्योंकि डॉक्टर कॉनवेल यह दिखाना चाहते थे कि यह न केवल भगवान का घर है बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी इसे बनाने वालों का घर है। चर्च में बैठने की संभावित क्षमता 4,200 है, हालांकि इसके लिए केवल 3,135 कुर्सियां लगाई गई हैं, क्योंकि यह अनावश्यक रूप से अंतरिक्ष में भीड़ ना करने की इच्छा रही है। रविवार विद्यालय के लिए एक महान कमरा भी है और युवा पुरुषों के संघ, युवा महिला संघ और सोए के लिए, कार्यकारी कार्यालयों में के लिए, चर्च अधिकारियों और बोर्डों और समितियों के लिए, बैठक स्थानों के लिए व्यापक कमरे हैं। यह एक विशाल और व्यवहारिक और पूर्ण चर्च घर है और लोग वहां घर जैसा महसूस करते हैं। आप फिर से देखते हैं, डॉक्टर कॉनवेल ने कहा, बड़ी चीजों को लक्षित करने का लाभ। वह इमारत जमीन के ऊपर $1,09,000 का प्रतिनिधित्व करती है। यह कर्ज से मुक्त है। अगर आपने एक छोटा चर्च बनाया होता तो अब इसे भारी गिरवी रखा जाता। अध्याय 4, वक्ता और उपदेशक के रूप में उनकी शक्ति। एक युवा व्यक्ति के रूप में भी कॉनवेल ने एक वक्ता के रूप में स्थानीय ख्याति प्राप्त की। गृह युद्ध के फैलने पर उन्होंने देशभक्तिपूर्ण भाषण देना शुरू कर दिया, जिससे नामांकन प्राप्त हुआ। मोर्चे पर जाने के बाद उन्हें कुछ समय के लिए घर वापस भेज दिया गया, छुट्टी पर अधिक भाषण देने के लिए और अधिक रंगरूटों को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि उनके भाषण इतने प्रेरक, इतने शक्तिशाली, इतने घरेलू और देशभक्ति की भावना से भरे हुए थे कि उन्हें सुनने वाले लोग खेमे में ठिठक गया। और एक उपदेशक के रूप में वह अनुनय, शक्ति, सरल और घरेलू वाक्पटुता का उपयोग लोगों को ईसाई धर्म की श्रेणी में लाने के लिए करता है। वे पैदाइशी वक्ता हैं और उन्होंने इस जन्मजात शक्ति को कठिनतम अध्ययन और विचार और अभ्यास से विकसित किया। वह उन दुर्लभ पुरुषों में से एक हैं जो हमेशा ध्यान आकर्षित करते हैं और पकड़ते हैं। जब वह बोलता है तो पुरुष सुनते हैं। यह गुण है, स्वभाव है, नियंत्रण है, शब्द सारहीन है, लेकिन तथ्य वास्तव में बहुत भौतिक है। लगभग 1 सदी पहले कॉनवेल ने वृत्तत्व के अध्ययन और अभ्यास पर छात्रों के लिए एक छोटी सी पुस्तक प्रकाशित की थी। वह स्पष्ट अभिव्यक्ति, वाक्पटुता का आकर्षण है, उनके जोर देने वाले बयानों में से एक है, और यह स्वयं मनुष्य के आजीवन अभ्यास को अच्छी तरह से दिखाता है, क्योंकि हर शब्द जब वह बोलता है तो एक बड़ी इमारत से के हर हिस्से में सुना जा सकता है। फिर भी वह हमेशा बिना किसी स्पष्ट प्रयास से बोलता है। वह भाषण से बचता है। उनकी आवाज़ मृदुभाषी है और कभी नहीं टूटती। अब भी जब वह 70 से अधिक हो गए हैं, क्योंकि इसलिए वे इसे समझाते हैं। वे हमेशा अपनी स्वाभाविक आवाज़ में बोलते हैं। प्रभाव के बाद कभी भी तनाव नहीं होता है। एक वक्ता को अपने दर्शकों के कल्याण के लिए एक बड़े दिल से सम्मान करना चाहिए। वे लिखते हैं, और यहाँ हम फिर से कॉनवेल को कॉनवेलिज्म की व्याख्या करते हुए देखते हैं। उत्साह को आमंत्रित करता है। उनके महत्व के अन्य बिंदुओं में से एक है, और कोई समझता है कि यह जानबूझकर उद्देश्य से है, ना कि संयोग से, कि वह अपने हर उपदेश और हर व्याख्यान के साथ अपने श्रोताओं में उत्साह पैदा करने के लिए इतने जबरदस्त प्रयास के साथ प्रयास करता है। हंसना आसान है लेकिन खतरनाक है, क्योंकि यह एक वक्ता के अपने दर्शकों के नियंत्रण की सबसे बड़ी परीक्षा है कि वह उन्हें फिर से शांत सोच की ठोस धरती पर उतारने में सक्षम हो। मैंने उसे एक उपदेश के अंत में जाना है। पूरी मंडली पर हंसी की एक लहर स्वतंत्र रूप से लहराती है और फिर एक पल
में वह व्यक्ति को अपने नियंत्रण में रखता है, उसकी बातों को गंभीरता से सुनता है। वह हास्य का उपयोग करने से कभी नहीं डरता और यह हमेशा बहुत ही सरल और स्पष्ट और प्रभावी होता है। उसके साथ एक बहुत ही सरल वाक्य का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। न केवल वह जो कह रहा है उसकी ताकत को छीने बिना, बल्कि प्रभावशीलता की एक स्पष्ट बुद्धि के साथ। और जब वह कुछ मज़ेदार कहता है तो वह इतने रमणीय और गोपनीय तरीके से होता है, इतने मिलनसार, शांत, संक्रामक हास्य के साथ कि उसके दर्शक मोहित हो जाते हैं और वे कभी नहीं सोचते कि वह अपनी खुद की कुछ मज़ेदार बात कह रहा है। ऐसा लगता है कि उस आदमी का कौशल ऐसा है कि वह उन्हें केवल कुछ हास्यपद के बारे में बता रहा है कि उन्हें उसके साथ आनंद लेता है। बिल्कुल सच्चे और ईमानदारी से स्पष्ट रहें, वे लिखते हैं, और खुशी खुशी सामान्य ज्ञान के साथ वे कहते हैं, चित्रों का उपयोग करें जो चित्रण करते हैं। और कभी भी एक वक्ता इस आदेश पर खरा नहीं उतरता जितना कि खुद कॉर्नवेल करता है। जिस तरह से वह अपने लंबे और विविध जीवन के छापों और घटनाओं के चित्रण के रूप में प्रयोग करता है, उससे ज़्यादा आश्चर्यजनक और कुछ भी दिलचस्प नहीं है। और जो कुछ भी है उसका उनके प्रवचन की प्रकृति पर प्रत्यक्ष और तत्काल प्रभाव पड़ता है। वह उस बात का उल्लेख करेगा जो उसने कल एक बच्चे को रेलगाड़ी में कहते सुना। कुछ ही मिनटों में वह कुछ ऐसा कहेगा जो उसने देखा, या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे वह पिछले महीने या पिछले साल या 10 साल पहले मिला था। ओहायो में, कैलिफोर्निया में, लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, बॉम्बे में और हर याद। उसने जितने स्थानों का दौरा किया है और जिन लोगों से वह मिला है, उसकी चौकस निगाहों ने जिन अनंत विविधताओं को देखा है, वह उन्हें दृष्टांतों का निरंतर प्रभाव देती है और उनकी स्मृति और उनका कौशल उनका सराहनीय उपयोग करते हैं। उसने जो कुछ पढ़ा है उससे शायद ही कभी वह दृष्टांत का इस्तेमाल करता हो। सब कुछ विशेष रूप से उसका अपना है। हेनरी एम स्टैनली, जो उन्हें अच्छी तरह से जानते थे, ने उन्हें उस दो दृष्टि वाले यंकी के रूप में संदर्भित किया जो एक नज़र में सब कुछ देख सकते थे और जो कुछ भी था। और ऐसा कोई व्यक्ति कभी नहीं था जो व्यक्तिगत स्मृति के साथ उस स्थान या व्यक्ति को पूर्ण करता है जिसे चित्रण में चित्रित किया गया है। जब वह शटर में कैलिफोर्निया के सोने की खोज की कहानी के साथ वर्णन करता है तो वह लगभग मूल रूप से टिप्पणी करता है, मैंने कुछ साल पहले उस स्थान पर यह व्याख्यान दिया था, अर्थात उस नगर में जो उसी स्थान पर उत्पन्न हुआ है। और जब वह सिलाई मशीन के आविष्कार की कहानी के बारे में बताता है तो वह आगे कहता है, मुझे लगता है कि यदि आप में से किसी से पूछा जाए कि सिलाई मशीन का आविष्कार कौन था और इसका आविष्कार किसने किया था, तो आप कहेंगे कि वह इलियास होवे था। लेकिन यह एक गलती होगी। मैं गृह युद्ध में इलियास होवे के साथ था और वह अक्सर मुझे बताता था कि कैसे उसने 14 साल तक सिलाई मशीन का आविष्कार करने की कोशिश की और फिर उसकी पत्नी यह महसूस करते हुए कि वास्तव में कुछ करना था, कुछ ही घंटों में इसका आविष्कार कर लिया। उसकी बात सुनकर आप सभी के साथ और हर चीज़ के साथ और मैत्रीपूर्ण और अतरंग तरीके से संपर्क में महसूस करने लगते हैं। हमेशा मंच पर निजी बातचीत की तरह आदमी और उसके शब्दों के बारे में एक पूर्ण सादगी है, एक ईमानदारी, एक पूर्ण ईमानदारी। और जब वे वक्तृत्व पर अपनी पुस्तक में लिखते हैं, एक आदमी को लापरवाही से शब्दों का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। वह शब्द शिल्प कौशल के लिए उस सम्मान के लिए खड़ा होता है जिसे हर सफल वक्ता या लेखक को महसूस करना चाहिए। गंभीरता से बनाया बयान ना बनो, वे लिखते हैं, और इसे लिखित रूप में वह न केवल अपने वक्तृत्व का बल्कि अपने जीवन का एक मुख्य सिद्धांत निर्धारित करता है। एक युवा मंत्री ने मुझे बताया कि डॉक्टर कॉर्नवेल ने एक बार उनसे गहरी भावना के साथ कहा था, हमेशा याद रखें, जैसा कि आप प्रचार करते हैं, कि आप हर धर्मोपदेश के साथ कम से कम एक आत्मा को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।
और अपने एक करीबी दोस्त से डॉक्टर कॉनवेल ने अपनी एक आत्म खुलासा बातचीत में कहा, मुझे लगता है जब भी मैं प्रचार करता हूँ कि मंडली में हमेशा एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे पूरी संभावना है, मैं फिर कभी प्रचार नहीं करूँगा। और इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उस आखिरी मौके में अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। और इसमें भले ही यह सब था, कोई देखता है कि उसका प्रत्येक उपदेश कितना प्रभावशाली क्यों है और उसकी ऊर्जा कभी कम क्यों नहीं होती है। हमेशा उसके साथ यह भावना होती है कि वह दुनिया में वह सब कुछ करने के लिए है जो वह संभवतः कर सकता है। एक क्षण नहीं, अवसर नहीं गंवाना चाहिए। जिस क्षण वह उठता है और अपने पलपिट के सामने कदम रखता है, उस पर इमारत में हर एक का ध्यान होता है और यह ध्यान वह तब तक रखता है जब तक कि वह समाप्त नहीं हो जाता। फिर भी यह कभी भी एक हड़ताली प्रयास से ध्यान आकर्षित नहीं किया जाता है, सिवाय इसके कि उनकी पूरी सादगी हड़ताली है। मैं इतना सरलता से प्रचार करना चाहता हूं कि आप यह नहीं सोचेंगे कि यह उपदेश है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप एक मित्र को सुन रहे हैं। मुझे उनका यह कहना याद है कि एक रविवार की सुबह जब उन्होंने अपना धर्म उपदेश शुरू किया और फिर वह ठीक वैसे ही चला जैसे घरेलू कृपालु मैत्रीपूर्ण वचनों का वादा किया था और कितना प्रभावी। उनका मानना है कि सब कुछ इस तरह से रखा जाना चाहिए कि सभी को समझ में आ जाए, और यह विश्वास वह न केवल अपने उपदेश पर लागू होता है बल्कि बाइबल पढ़ने पर भी लागू होता है, जिसका विवरण वह न केवल खुद को देखता है बल्कि अपने श्रोताओं को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है, और यह अक्सर परिणाम में आकर्षित का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, वह एक शमूएल का 10वां अध्याय पढ़ रहा है और शुरू करता है, तू भविष्यवक्ताओं की एक टोली से मिलेगा, गायकों। इसका अनुवाद किया जाना चाहिए। वह अंदर डालता है, पृष्ठ से अपनी आंखें उठाता है और अपने लोगों को देखता है। फिर वह इस परिवर्तन को निश्चित रूप से लेते हुए आगे बढ़ता है। आप उच्च स्थान से नीचे जाने वाले गायकों की एक कंपनी से मिलेंगे। जब वह फिर से खुद को बाधित करता है और एक अप्रतिरोध्य व्याख्या में जो तुरंत हर किसी के दिमाग में वांछित तस्वीर उठाता है, वह कहता है, इसका मतलब है पहाड़ी एक छोटे पुराने चर्च से आप जानते हैं, और कितना सादा और स्पष्ट और वास्तविक और दिलचस्प, सबसे बढ़कर दिलचस्प यह इस क्षण से है। एक और आदमी ने छोड़ दिया होगा कि भविष्यवक्ता एक ऊंचे स्थान से नीचे आ रहे थे जो कि जीवित या प्राकृतिक नहीं लग रहा था, और यहाँ अचानक कॉनवेल ने पहाड़ी पर छोटे पुराने चर्च से नीचे आने वाले गायकों की अपनी तस्वीर दिखाई है। ऐसा करने में जादू है। और वह आगे बढ़ता है, वह पढ़ता है, तुम गायकों की एक मंडली से मिलोगे जो पहाड़ी और छोटी पुरानी कलीसिया से उतरते हुए एक स्तोत्र और एक ताबीज और एक पाइप और एक बीणा के साथ, और वे गाएंगे। संगीत कॉनवेल के सबसे मजबूत साधनों में से एक है। वह खुद गाता है जैसे कि वह गाना पसंद करता है, और अक्सर खुद को गायन का नेतृत्व करता हुआ पाता है। आमतौर पर ऐसा वास्तव में प्रार्थना सभाओं में और अक्सर वास्तव में चर्च की सभाओं में। मुझे एक चर्च सेवा में याद है कि गाना बजाने वालों के नेता सामूहिक गाना बजाने वालों के सामने खड़े होकर गायन का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन खुद कॉनवेल पल्पिट प्लेटफार्म के पीछे खड़े होकर अपनी भजन पुस्तक पर अपनी आंखों के साथ चुपचाप लहराते हुए संगीत के साथ थोड़ा और अनजाने में धड़कते हुए समय के रूप में वह अनजाने में असली नेता था, क्योंकि यह था जिसे मंडली देख रही थी और उसके साथ वे समय रख रहे थे। उसे कभी शक नहीं हुआ, वह केवल संगीत के साथ साथ सोच रहा था, और उसके चेहरे पर ऐसी छूत की खुशी थी जो इमारत में हर किसी को समान रूप से खुश कर रही थी, क्योंकि उसके पास दूसरों को अपनी खुशी से प्रभावित करने की रहस्यमय क्षमता है। न केवल गायक बल्कि स्तोत्र और टेबट और झांझ के आधुनिक समकक्ष सभी डॉक्टर कॉनवेल की चर्च सेवा की योजना में अपना स्थान है, क्योंकि पियानो हो सकता है और एक
तुरही भी हो सकता है और आवाज़ों की मदद करने के लिए एक महान अंग है। और कभी कभी घंटी बजती है। उनका संगीत स्वाद गड़गड़ाहट की ओर जाता है, या शायद यह केवल इतना है कि वह जानता है कि ऐसे समय होते हैं जब लोग गड़गड़ाहट सुनना पसंद करते हैं और इसे प्रभावित होते हैं। और गाना बजाने वालों को यह कैसा लगता है। वे पलपिट के पीछे एक महान घुमावदार स्थान पर कब्जा कर लेते हैं और अपने दिलों को गाने में लगा देते हैं। और जैसे जैसे मंडली फैलती है और गाना बजाने वाले को छनना पड़ता है, कभी कभी वे अभी भी गा रहे होते हैं और उनमें से कुछ गाते रहते हैं, क्योंकि वे धीरे धीरे दरवाजे की ओर जाते हैं। वे खुश हैं, कॉनवेल खुद खुश है, सभी मंडली खुश है। वह चर्च में आने पर सभी को प्रसन्नता का अनुभव कराता है। हेलो फ्रेंड्स। एकर्स ऑफ डायमंड्स। लेखक रसल एच कॉनवेल। अध्याय 3। 75 सेंट की कहानी। कॉनवेल के जीवन के प्रत्येक बिंदु पर कोई भी यह देखता है कि ये वह वृद्ध और युवा पर अपने अद्भुत व्यक्तिगत प्रभाव से जीतता है। हर कदम आगे बढ़ता है, हर जीत हासिल की जाती है अकेले अपने उत्साह से नहीं, बल्कि उस उत्साह से और उस उत्साह को दूसरों में डालने के कारण आती है। और जब मैंने सीखा कि यह कैसे हुआ कि वर्तमान चर्च की इमारतें शुरू हो गई, तो यह उन अद्भुत कहानियों में से एक थी जो किसी की कल्पना की तुलना में अजनबी है। और फिर भी कहानी इतनी सरल और प्यारी और दुखद और स्पष्ट थी। जब डॉक्टर कॉनवेल ने पहली बार उस छोटी मंडली का कार्यभार संभाला जो उन्हें फिलाडेल्फिया ले गई, तो वह वास्तव में अपनी संख्या और इमारत के आकार दोनों में एक छोटा चर्च था। लेकिन यह जल्दी ही उनके नेतृत्व में इतना लोकप्रिय हो गया कि चर्च की सेवाएं और रविवार स्कूल की सेवाओं में इतनी भीड़ थी कि आने वाले सभी लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी और हमेशा लोग दरवाजे से मुड़े रहते थे। एक दोपहर एक छोटी लड़की जो उत्सुकता से जाने की इच्छा रखती थी, रविवार विद्यालय के दरवाजे के वापस लौटी। फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि उन्होंने उससे कहा था कि अब और जगह नहीं है। लेकिन एक लंबा काले बालों वाला आदमी उससे मिला और उसके आंसू देखे और रुक कर पूछा कि वह क्यों रो रही है। और उसने रोते हुए जवाब दिया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वे उसे रविवार स्कूल में नहीं जाने दे सकते थे। मैंने उसे अपने कंधे पर बिठाया, डॉक्टर कॉनवेल कहते हैं, यह बताते हुए क्योंकि कहीं और कहानी सुनने के बाद मैंने उसे खुद मुझे यह बताने के लिए कहा, क्योंकि यह सच होने के लिए लगभग बहुत अजीब लग रहा था। मैंने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और किसी उस सुंदर दृश्य का एहसास होता है जिसने छोटी लड़की को लोगों की भीड़ से गुजरने के लिए बनाया होगा। उसके आंसू सुखाए और दयालु लंबे काले आदमी के कंधे पर गर्व से सवारी की। मैंने उससे कहा कि मैं उसे अंदर ले जाऊंगा और मैंने ऐसा किया। और मैंने उससे कहा कि किसी दिन हमारे पास आने वाले सभी लोगों के लिए एक बड़ा कमरा होना चाहिए। और जब वह घर गई तो उसने अपने माता पिता से कहा, मैंने इसे बाद में सीखा कि वह बड़े चर्च और संडे स्कूल के निर्माण में मदद करने के लिए पैसे बचाने जा रही थी, जो डॉक्टर कॉनवेल चाहते थे। वह एक प्यारी सी छोटी चीज़ थी, लेकिन उसके कुछ ही हफ्तों में वह अचानक बीमार हो गई और मर गई। और अंत्येष्टि के समय उसके पिता ने चुपचाप मुझे बताया कि कैसे उसकी छोटी लड़की भवन निधि के लिए पैसे बचा रही थी और वहाँ अंतिम संस्कार में उसने मुझे वह दिया जो उसने बचाई थी, सिर्फ 57 सेंट पैसे में। डॉक्टर कॉनवेल यह नहीं बताते कि उन्हें कितनी गहराई तक ले जाया गया था। आखिरकार वह अपनी भावनाओं के बारे में बहुत कम शब्दों में वाला व्यक्ति है, लेकिन उसकी आवाज़ में एक गहरी कोमलता समा गई थी
चर्च के ट्रस्टियों की एक बैठक में मैंने 57 सेंट के इस उपहार के बारे में बताया, नए चर्च के प्रस्तावित भवन निधि की, और पहला उपहार जो कुछ समय के लिए अस्तित्व में था, क्योंकि उस समय तक इस मामले के बारे में बहुत मुश्किल ही बात की गई थी, क्योंकि एक नया चर्च भवन भविष्य के लिए एक संभावना मात्र था। ट्रस्टी बहुत प्रभावित लग रहे थे और यह पता चला कि वे मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक प्रभावित थे, क्योंकि कुछ ही दिनों में उनमें से एक मेरे पास आया और कहा कि उसने सोचा कि यह बहुत कुछ खरीदना एक उत्कृष्ट विचार होगा। ब्रॉड स्ट्रीट पर वह लॉट जिस पर अब इमारत खड़ी है। डॉक्टर कॉनवेल की यह विशेषता थी कि उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या समझेगा, कि यह उनकी अपनी प्रेरणा थी जो ट्रस्टियों में डाली गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से एक की ओर से एक त्वरित और निश्चित कदम था। मैंने संपत्ति के मालिक के साथ इस मामले पर बात की और उसे फंड की शुरुआत के बारे में बताया। छोटी लड़की की कहानी। वह आदमी हमारे चर्च में से एक नहीं था, ना ही वास्तव में वह एक चर्च जाने वाला था, लेकिन उसने 57 सेंट की कहानी को ध्यान से सुना और बस इतना कहा कि वह आगे बढ़ने और हमें $10,000 में बेचने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और इसकी अप्रत्याशितता ने मुझे पहला भुगतान लेते हुए गहराई से छुआ, फिर 57 सेंट और पूरी शेष राशि को 5% पर खड़ा होने देना, गिरवी रखना। और मुझे ऐसा लगा कि इस अप्रत्याशित रूप से उदार प्रस्ताव को स्वीकार करना सही होगा, और मैंने इस आधार पर ट्रस्टियों और कुछ अन्य सदस्यों के साथ पूरे मामले को देखा, और सभी लोग जल्द ही एक होने की बात कर रहे थे, नया चर्च। लेकिन यह उस तरह से नहीं किया गया था। आखिरकार भले ही उस तरह से ठीक होता, फिर भी एक और बेहतर होना था। उस व्यक्ति के साथ मेरी बातचीत के कुछ समय बाद, जिसके पास जमीन थी और उसके आश्चर्यजनक रूप से अच्छे दिल वाले प्रस्ताव, एक शाम मेरे लिए माउंट होली चर्च के साथ एक आदान प्रदान की व्यवस्था की गई और मेरी पत्नी मेरे साथ चली गई। हम देर से वापस आए और यह ठंडा और गीला और दयनीय था, लेकिन जब हम अपने घर के पास पहुंचे तो हमने देखा कि ऊपर से नीचे तक सब कुछ रोशन था और यह स्पष्ट था कि यह लोगों से भरा हुआ था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा लगता है कि उनके पास हमारे पास बेहतर समय था, और हम अंदर गए, यह जानने के लिए उत्सुक थे कि यह सब क्या है। और यह पता चला कि हमारी अनुपस्थिति को जानबूझकर व्यवस्थित किया गया था, और यह कि चर्च के लोग हमारी वापसी पर हमसे मिलने के लिए हमारे घर पर एकत्रित हुए थे। और मैं पूरी तरह से चकित था, क्योंकि प्रवक्ता ने मुझे बताया कि पूरे $10,000 जुटाए गए थे, और चर्च के लिए जो ज़मीन मुझे चाहिए थी वह कर्ज से मुक्त थी, और सब कुछ इतनी जल्दी और सीधे उस प्यारी छोटी लड़की के 57 सेंट से आया था। क्या यह एक परी कथा की तरह नहीं लगता? लेकिन फिर यह आदमी जीवन भर परियों की कहानियों को हकीकत में बनाता रहा था। उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया, उन्होंने ट्रस्टियों को प्रेरित किया, उन्होंने ज़मीन के मालिक को प्रेरित किया, उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। महान चर्च का निर्माण, टेम्पल बैप्टिस्ट चर्च, जैसा कि इसे कहा जाता है, मंडली के लिए एक महान उपकरण था। भले ही यह डॉक्टर कॉनवेल के कार्यभार ग्रहण करने के दिन से तेजी से बढ़ रहा था, यह उस चीज़ से बहुत आगे था जो एक उत्साही की नज़र में वे संभवतः पूरा कर सकते थे, और इसके लिए भुगतान और समर्थन कर सकते थे। ना ही यह कोई आसान काम था। 1889 में इमारत के लिए जमीन को तोड़ा गया। 1891 में इसे पूजा के लिए खोल दिया गया, और फिर इसे साफ करने के लिए धन जुटाने में वर्षों लग गए।
लेकिन इसे बहुत पहले पूरी तरह से कर्ज से मुक्त कर दिया गया था और केवल एक बड़ी सदस्यता के साथ $10,000 में से एक, क्योंकि चर्च एक अमीर पड़ोस में नहीं है, ना ही मंडली महान और अमीर से बनी है। चर्च पत्थर से बना है और इसका इंटीरियर एक महान अखाड़ा है। ताज़ी हवा और रोशनी विशेष ध्यान दिया गया है। मंद धार्मिक प्रकाश के बारे में कुछ भी नहीं है जो मध्ययुगीन चर्च के साथ जाता है। पलपिट के पीछे महान कोर्स गाना बजाने वाला के लिए सीटों के स्तर हैं, एक बड़ा अंग है। इमारत को सुनने और देखने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित किया गया है। अगर यह सख्ती से बोल रहा है तो यह अपने आप में सुंदर नहीं है। यह पुरुषों और महिलाओं की घिरी हुई पंक्तियों से भरा होने पर सुंदर है। यह महसूस करने वाला आदमी के वह है और जो प्रतीकों के महान महत्व की सराहना करता है। डॉक्टर कॉनवेल के पास जैतून की लकड़ी का एक दिल था जो पलपिट के सामने बनाया गया था, क्योंकि लकड़ी गेट्समैन के बगीचे में एक जैतून के पेड़ से थी। चर्च की भीतरी दीवारों में एम्बर रंग की टाइलें, शीशे के नीचे उसके हजारों लोगों के नाम हैं, हर एक के लिए, युवा या बूढ़े, जिसने इमारत में मदद की, यहाँ तक कि $1 देने तक। उसका नाम वहाँ अंकित है क्योंकि डॉक्टर कॉनवेल यह दिखाना चाहते थे कि यह न केवल भगवान का घर है बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी इसे बनाने वालों का घर है। चर्च में बैठने की संभावित क्षमता 4,200 है, हालांकि इसके लिए केवल 3,135 कुर्सियां लगाई गई हैं, क्योंकि यह अनावश्यक रूप से अंतरिक्ष में भीड़ ना करने की इच्छा रही है। रविवार विद्यालय के लिए एक महान कमरा भी है और युवा पुरुषों के संघ, युवा महिला संघ और सोए के लिए, कार्यकारी कार्यालयों में के लिए, चर्च अधिकारियों और बोर्डों और समितियों के लिए, बैठक स्थानों के लिए व्यापक कमरे हैं। यह एक विशाल और व्यापारिक और पूर्ण चर्च घर है और लोग वहां घर जैसा महसूस करते हैं। आप फिर से देखते हैं, डॉक्टर कॉनवेल ने कहा, बड़ी चीज़ों को लक्षित करने का लाभ। वह इमारत जमीन के ऊपर $1,09,000 का प्रतिनिधित्व करती है। यह कर्ज से मुक्त है। अगर आपने एक छोटा चर्च बनाया होता तो अब इसे भारी गिरवी रखा जाता।